नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो साइकोलॉजी के एक ऐसे सिद्धांत के बारे में चर्चा करना है। और फ्राइड के एक सिद्धांत का आज हम यहाँ पर देखेंगे उसको। 1895 में स्टडी ऑफ हिस्टीरिया में एक नए वाद का अंकुरण हुआ। फ्राइड महोदय ने जब वो किताब उसमें लिखी तो उसके बाद एक नई संकल्पना ने जन्म लिया और धीरे धीरे वो बाद के विचारों में मनोविश्लेषणवाद के नाम से प्रकाश में आया। तो मनोविश्लेषणवाद क्या है और मन के विश्लेषण को फ्राइड ने कैसे एक नए आयाम के रूप में रखने का प्रयत्न हम सबके समक्ष किया और बाद के मनोवैज्ञानिकों ने उस पर क्या काम किया और क्या महत्व है आधुनिक संदर्भ में फ्राइड के उस सिद्धांत का, ये सारी चीज़ों को हम बहुत सरल तरीके से इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। फ्राइड ने जो अपना सिद्धांत या यूँ कहते हैं अपने जो विचार हैं उनको रखने की कोशिश की, वो 5 आयामों में हम उन्हें देखते हैं। पहला जो आयाम उनका उस सिद्धांत का रहा है वो रहा है टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, और जो दूसरा आयाम रहा है वो रहा है स्ट्रक्चरल मॉडल, और तीसरा रहा है थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट यानी मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, और चौथी अवस्था रही है उनकी एंजाइटी या डिफेंस मैकेनिज्म, और पांचवा जो महत्वपूर्ण उनका सिद्धांत का पार्ट रहा है वो रहा है साइको सेक्सुअल स्टेज ऑफ लाइफ। तो उन्होंने कोई इसको एक सिद्धांत के रूप में रखने की कोशिश नहीं की कि ये कोई एकदम एक से विचारों को लेकर के रखा गया हो। बाद के मनोवैज्ञानिकों ने उनके विचारों को इन 5 कैटेगरी में समझने की कोशिश की है कि अगर हम इसे पर्सनालिटी के पर्सपेक्टिव में देखें तो पर्सनालिटी के डायनामिक्स क्या है, टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट्स क्या है पर्सनालिटी के, या डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, एंजाइटी को उन्होंने किस तरीके से कोप अप करने के लिए या एंजाइटी को समझने में उनके विचार बाद के मनोवैज्ञानिकों के लिए क्रांति के रूप में सामने आए। मनोविश्लेषणवाद मन की उस अवस्था और मन के साथ उस परिस्थिति को समझना और कैसे काम किया जाता है इस पर जोर देता है। तो टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट्स पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो ये क्या है, तो फ्राइड ने अपनी जो अध्ययन किए, फ्राइड मूलतः न्यूरोविज्ञानी थे, उन्होंने साइकोलॉजी के क्षेत्र में भी काम किया और बहुत सारे रिसर्चेज और अपने पेशेंट के साथ उनके जो इंट्रोगेशन हुए, बातचीत हुई, उसके आधार पर उन्होंने अपने जो निष्कर्ष निकाले हैं वो निष्कर्ष उन्होंने रखने की कोशिश की है। 3 प्रकार के मन के स्तर को बतलाने का प्रयत्न किया है और वो 3 स्तर हम सब जानते हैं सामान्यतः, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। मूलतः उन्होंने 2 लेवल्स प्रारंभिक समय में बताए थे, वो था कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, पर बाद में उन्होंने एक प्री कॉन्शियस की संकल्पना को लाने की कोशिश की, जिसमें हम चेतन और अचेतन के मध्य एक स्थिति को उन्होंने बताने की कोशिश की जिसे उन्होंने कहा है अवचेतन। इन तीनों मानसिक स्तर को समझाने के लिए उन्होंने एक आइसबर्ग का उदाहरण लिया है जो बहुत सरल तरीके से इसको समझा देता है कि हमारा जो मन है, हमारे अंदर का जो मन के अंदर की जो स्तर हैं वो चीज़ों को समझने में या स्टोर करने में या चीज़ों को लंबे समय तक उस संज्ञान में लाने के लिए क्या स्थितियां होती हैं। तो वो 3 स्थितियां इस प्रकार हैं कि जो एक आइसबर्ग को उन्होंने लिया कि एक समुद्र में एक पर्वत का टुकड़ा अगर हम रखें तो जो नीचे वाला पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा नीचे है, वो अचेतन मन है, जहाँ सरफेस टच करती है वो अवचेतन यानी अर्धचेतन, और जहाँ पर दिखाई देता है पर्वत की वो नोक, वो चेतन अवस्था है। यानी वर्तमान में जो हम व्यवहार करते हैं, समझते हैं, जागृत अवस्था जो होती है, ये एकदम जागृत अवस्था होती है, ये हमारा चेतना है, चेतन मन है। और जहाँ पर हम कोई चीज़ अवेलेबल मेमोरी के रूप में लेते हैं वो हमारी अर्धचेतन अवस्था है। और जहाँ हमारी दमित इच्छाएं, हमारी डिजायर्स, कुंठा, हताशा, भय, निराशा, जहाँ पर दबा कुचला होता है, वो जो स्टेज है वो हमारा अचेतन मन है। फ्राइड ने अचेतन मन के बारे में बहुत अच्छे से अपने सिद्धांत में समझाने की कोशिश की है। उनके सिद्धांत का आधार ही रहा है ये पूरी थ्योरी कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड पर ही टिकी हुई है। ज़्यादातर चीज़ें वहाँ से उन्होंने उसको रिकॉल करने की बात हो या उनको समझाने की बात हो, वहाँ से लिया है। तो ये 3 मन की अवस्थाएं आप सभी जान चुके हैं।
दूसरा जो स्ट्रक्चर आता है उनका वो आता है स्ट्रक्चरल मॉडल। इसमें उन्होंने मन की जो स्तर है के साथ साथ अब मन का जो पक्ष है कि मन कैसे काम करता है व्यवहारिक स्तर पर, उसमें क्या होता है व्यक्ति के जीवन भर में, पर्सनालिटी के संदर्भ में भी अगर हम बात करें, व्यक्तित्व मनोविज्ञान में भी उनकी ये अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत को अगर हम मनोवैश्लेषिक दृष्टि से पर्सनालिटी के पर्सपेक्टिव में भी रखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने यहाँ पर इड, ईगो और सुपर ईगो 3 प्रकार की कॉन्सेप्ट रखने की कोशिश की है। जो इड है और ईगो है और सुपर ईगो है वो फ्राइड के दृष्टिकोण में क्या है, हम इसको बहुत सरल तरीके से समझने की अगर कोशिश करें तो फ्राइड ने बालक के जन्म से लेकर के 3 वर्ष की जो अवस्था बताई जहां पर बालक का व्यवहार निश्चित होता है वो इड है यानी इद है, और इड का जो स्वरूप होता है वो जन्मजात होता है, एक मानसिक वृत्ति है, इसका शारीरिक संरचना के साथ जुड़ाव होता है यानी इट कंसर्न विथ बॉडीली स्ट्रक्चर। तो ये जो अवस्था होती है इसमें जो रियलिटी नहीं होती, इसमें एक प्रकार का जिद्दीपन होता है, इसमें रियलिटी नहीं होती है, और ये प्लेजर प्रिंसिपल के रूप में फ्राइड ने बताने की कोशिश की है। अब हम इनके उदाहरण समझेंगे। दूसरा जो चरण आता है इनका इसके बाद व्यक्ति के अंदर विकसित होता है वो होता है ईगो, और ईगो में व्यक्ति के अंदर थोड़ा थोड़ा विकास होता है समझ का, और व्यक्ति कई बार अपनी समझ या समाज के कारण वो चीज़ें नहीं कर पाता और वो नैराश्य में भी चली जाती है। तो यहाँ पर व्यक्ति के अंदर एक समझ का विकास होता है, एक रेफरी के रूप में व्यक्ति का स्तर का विकास हो जाता है। 3 साल के बाद इसका विकास होने लगता है, और इसमें चीज़ें आप रियलिटी के साथ समझ पाते हैं, और इनके बाद फिर डेवलप आता है व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो। सुपर ईगो मतलब पराअहम। ये जो सुपर ईगो है यह व्यक्ति को नैतिक रूप से मजबूत बनाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर मोरालिटी डेवलप होने लगती है। ये जो नैतिक विकास होता है व्यक्ति के अंदर वो कहीं ना कहीं जो इफेक्ट करता है वो सुपर ईगो ही उसको इफेक्ट करता है। हम इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं कि अगर आपके पास एक कार है और आप उसको उसकी अधिकतम सीमा है 400 किलोमीटर प्रति घंटा, और आप उसको 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहे हैं, तो आपका मन कहता है कि इसको फुल स्पीड पर चलाना चाहिए। तो जो फुल स्पीड जब चलाने का मन कहता है वो है हमारा इड, और एक मन हमारा कहता है कि नहीं फुल स्पीड पर चलाएंगे अगर हम तो कहीं ना कहीं जुर्माना लग जाएगा, हमें दुर्घटना हो सकती है, हमारे साथ हम परेशान हो सकते हैं। तो जो ये समझा रहा है वो हमारा सुपर ईगो है, नैतिकता की बात कर रहा है हमारे साथ। और तीसरा जो लेवल आता है कि नहीं हमें तो अपने नियंत्रण में ब्रेक लगा करके एक निश्चित गति में चलना चाहिए, इससे हम ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। ये जो भूमिका है वो ईगो निभाता है, यानी हम कहीं ना कहीं अपने आप को एक रेफरी या एक निर्णायक के रूप में रखते हैं। तो ये जो भूमिका होती है वो हमारा रेफरी का काम करता है, हमारा ईगो। तो ये तीनों स्थितियां बहुत सरल तरीके से हमने आपको बताई हैं। आप इसको अपने दैनिक जीवन में भी समझ सकते हैं कि हमें कई बार इन तीनों परिस्थितियों के साथ अपने मन को समझाना पड़ता है, चलना पड़ता है। तो ये जो 3 स्ट्रक्चर्स मन के हैं, दृष्टिकोण क्या हो सकता है, मन का जो पक्ष है, एस्पेक्ट्स हैं, वो फ्राइड ने यहाँ बताने की कोशिश की है। फ्राइड ने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तीसरा जो अपना सिद्धांत का व्यवहार बताया है उसमें बेसिक इंस्टिंक्ट या मूल प्रवृत्ति की बात उन्होंने की है। इंस्टिंक्ट क्या है, क्या फ्राइड ने इसके बारे में बताया, ये हम बहुत सरल तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि जो दैहिक आवश्यकता है हमारी, यानी फिजियोलॉजिकल नीड है, उनको पूरा करने के लिए जो इच्छा या मनोवैज्ञानिक रिप्रेजेंटेशन यानी साइकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसे मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। सरलतम शब्दों में अगर हम कहें कि अगर हमें प्यास की जो मूल प्रवृत्ति है, हमारे शरीर में कोशिकाओं में पानी की कमी होती है और हमारे अंदर वाटर डेफिसिट होता है, तो हमारे मन में पानी पीने की इच्छा जागृत होती है और हम पानी पीते हैं। तो जो प्यास है वो हमारी एक मूल प्रवृत्ति है। इस तरह यह एक आंतरिक प्रणोद यानी ड्राइव है, ये एक ताकत है, एक शक्ति है
जो हमें अभिप्रेरित करती है, हमें समझाती है, ये स्ट्रेंथ है। तो मूल प्रवृत्ति क्या है? एक प्रकार की साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है जो हमें हमारे काम को करने के लिए या चीज़ों को करने के लिए दैहिक आवश्यकताओं के आधार पर हमें आंतरिक रूप से एक ड्राइव के रूप में काम करती है। इसका फ्राइड ने इसके दो तरीके बताए हैं। फ्राइड ने अपनी थ्योरीज में बताया है कि ये दो तरीके की है, तो लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट में फ्राइड कहते हैं कि इसका संबंध व्यक्ति के जीवन मूल प्रवृत्ति से है और इसमें व्यक्ति अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करता है, व्यक्ति का जीवन जीता है व्यक्ति, और उत्पादन की जो सोच होती है व्यक्ति के अंदर वो इरोज है। और जो दूसरी मूल प्रवृत्ति है जिसे बताया फ्राइड ने, वो बताया है डेथ इंस्टिंक्ट। यहाँ पर डेथ इंस्टिंक्ट को थैनाटॉस भी कहा है। थैनाटॉस का मतलब यहाँ पर ये व्यक्ति के साथ ये होता है कि व्यक्ति मृत्यु के उन विचारों के साथ भी जीवन में चलता है। तो ये दो प्रवृत्तियां व्यक्ति के जीवन में होती हैं। अब यहाँ पर उन्होंने एक टर्म्स का यूज किया है लाइफ इंस्टिंक्ट में, लिबिडो शब्द का। ये एक प्रकार की कामुक भावना हम सबके अंदर होती है जिससे व्यक्ति अपने काम संतुष्टि करने का प्रयत्न करता है। तो वहां पर फ्राइड ने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। और इरोज जो है वो संपोषित होता है, और जो थैनाटॉस है यानी डेथ इंस्टिंक्ट है, वहां पर व्यक्ति के अंदर विध्वंसात्मक शक्ति होती है। व्यक्ति के जीवन में दोनों चलती रहती हैं। अगर उदाहरण के रूप में हम लेते हैं तो हम जब भोजन करते हैं तो हम भोजन में ऊर्जा को लेते हैं, और जब हम भोजन को चबाते हैं तो वहां पर हम विध्वंसात्मक कार्यवाही भी करते हैं। तो हमारे जीवन में भोजन को ग्रहण करना ये लाइफ इंस्टिंक्ट का उदाहरण है, और भोजन को चबाना, काटना या किसी चीज को नष्ट करना ये डेथ इंस्टिंक्ट का उदाहरण है। तो हम अपने जीवन में दोनों प्रकार की क्रियाओं को बखूबी करते हैं। चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत जो फ्राइड ने बताया है वो एंजाइटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म। हम यहाँ पर कई जगह एंजाइटी को अलग भी बताया गया और डिफेंस मैकेनिज्म को उससे जोड़ करके देखा जाता है, पर हम यहाँ दोनों संप्रत्तियों को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जुड़े भी हुए हैं। जैसे कि हम फ्राइड ने एंजाइटी को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण अपने विचार रखे थे कि उनकी दृष्टिकोण में एंजाइटी क्या है। तो एंजाइटी का मतलब फ्राइड की दृष्टिकोण में यही है कि एक ऐसी अफेक्टिव और दुखद यानी अफेक्टिव एंड अनप्लीजेंट सिचुएशंस जो होती है वो क्या है अवस्था, वो हमारी चिंता की अवस्था है, एंजाइटी है। जब हमारी ईगो पर खतरा उत्पन्न होने लगता है और हम सतर्क होने लगते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं। जब हमारी ईगो पर खतरा उत्पन्न होने लगता है तो चिंता का मतलब है एक अफेक्टिव यानी भावात्मक और एक अनप्लीजेंट सिचुएशन, एक दुखद अवस्था। फ्राइड ने 3 तरीके की चिंता की बात यहां पर की है। उन्होंने बताया है कि रियलिस्टिक एंजाइटी क्या है, न्यूरोटिक एंजाइटी क्या है और मोरल एंजाइटी क्या है। 3 प्रकार की चिंता के स्तर फ्राइड ने यहां बताने की कोशिश की है कि चिंता का वास्तविक स्वरूप क्या होता है, नैतिक स्वरूप क्या है, और तापी चिंता भी कहा जाता है। न्यूरोटिक जो होती है चिंता, तंत्र का तापी चिंता है, वहां पर उन्होंने बताने की कोशिश की है। इसमें बाह्य जगत से खतरा होता है। रियल जो रियलिटी है हमारे पास, वास्तविकता है, इसमें बाह्य जगत से हमें खतरा होने का भय होता है, जैसे भूकंप से, आग से। यहाँ पे ये रियलिस्टिक एंजाइटी होती है। और नैतिक चिंता में हमें शर्म, दंड, लज्जा, यहाँ पर हमें समस्या उत्पन्न होती हैं, उनसे हमें जो चिंता होती है वो मोरल एंजाइटी है। और न्यूरोटिक चिंता में हमारे अंदर इम्पल्सिव बिहेवियर डेवलप होता है, सेक्स डिजायर्स की बात होती है और व्यक्ति के अंदर आक्रामकता आती है, तो वहाँ न्यूरोटिक एंजाइटी वहाँ पर होती है। तो इस प्रकार 3 एंजाइटी इसके बारे में फ्राइड ने बताया है, रियलिस्टिक, न्यूरोटिक और मोरल एंजाइटी। तीनों चिंता का स्तर है, व्यक्ति के जीवन को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करता है। अब बात आती है कि हम इस चिंता से कैसे उबरें। फ्राइड ने चिंता के बाद हम कैसे उन चीज़ों से हैंडल करें, क्या हमारा डिफेंस मैकेनिज्म वर्क करता है,
इस बात पर भी फ्राइड ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रकाश डाला है और उन्होंने कुछ डिफेंस मैकेनिज्म की टेक्निक्स बताई हैं और उस पर उनके बहुत सारे प्रयोग भी हुए हैं। तो मैं आपको धीरे धीरे वो टेक्निक्स के बारे में भी यहाँ बताऊँगा कि वो क्या टेक्निक्स हैं जिनसे हम अपने तनाव, अपनी चिंता को कम करने की कोशिश करते हैं। पहली जो टेक्निक्स उन्होंने बताई, रिप्रेशन यानी दमन। हम दमन करते हैं यानी हम चीज़ों को अपने उस चेतना के केंद्र से हटाने की कोशिश करते हैं और हम उन को हटा करके अपने उन चीज़ों का दमन करने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें चेतना के केंद्र से हटाते हैं, उन संघर्ष की परिस्थितियों को। जैसे अगर हमारे किसी परिजन का देहावसान हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो हम उसे बहुत भूलने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो उन्होंने युक्ति बताई है वो है रेशनलाइजेशन या युक्तिकरण, जिसमें रेशनलाइजेशन में ये बताया जाता है कि हम मानसिक संघर्ष को युक्ति संगत बना करके और हम उनमें एक तर्क लगा करके, तर्कपूर्ण ढंग से हम चीज़ों को विवेकपूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं अपने मन को। जैसे कि अंगूर खट्टे थे इसलिए हमें नहीं मिले, और हम अपने मन को उस तर्कपूर्ण ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। और जो तीसरा है प्रतिक्रिया निर्माण, यानी जहाँ पर हम रिएक्शन को फॉर्म करते हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन। अपने किसी अहम को, किसी कष्टकर या अप्रिय इच्छा को ठीक उसके विपरीत प्रेरणा वाली इच्छाओं को रख करके व्यक्ति ऐसे काम करता है। जैसे कि हम अगर कहें तो हम मान लो, अगर उदाहरण लें सामाजिक जीवन में, कि कई बार नेताओं द्वारा जो भाषण दिए जाते हैं वास्तव में वो काम नहीं करते, लेकिन वो भाषण बहुत चाशनीदार या बहुत लुभावने ढंग से देते हैं। ठीक है, तो इससे भी हम अपनी चिंता का स्तर कम करते हैं कि हम अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं और 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली वाला उदाहरण हो जाता है। और चौथा जो है प्रतिगमन। प्रतिगमन का मतलब होता है पीछे की तरफ जाना। हम अपने व्यवहार से या संघर्षगत परिस्थितियों से व्यक्ति अपने पीछे जाने की कोशिश करता है। हम बाल्यावस्था की तरफ उस अनुभव को करने लगते हैं। कभी कभी हम फूट फूट कर रोने लगते हैं। हम तब भी अपनी चिंता को कम करने की कोशिश करते हैं। एक और रक्षात्मक तंत्र उन्होंने बताया है जिसमें हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। हम संघर्ष परिस्थितियों को उस चीज़ से हटा करके, किसी व्यक्ति से, वस्तु से हटा करके किसी अन्य व्यक्ति वस्तु से जोड़ लेते हैं, संबंध बना लेते हैं उस चीज़ से। उदाहरण के रूप में देखते हैं कि हमारे अगर कभी लड़ाई होती है या बॉस ने हमें डांट देता है, तो हम घर आकर के वो गुस्सा कहीं ना कहीं अपने परिवार के अन्य मेंबर्स पर निकालने की कोशिश करते हैं। हम डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हैं। तब हम अपनी टेंशन्स को कम करने की कोशिश करते हैं, एंजाइटी को कम करते हैं। एक और प्रक्रम युक्ति है जिसे कहा जाता है कि प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन। तो कभी कभी हम अपनी अमान्य घटनाओं, वस्तुओं को जोड़ करके किसी वस्तु से और फिर अपने व्यवहार को आरोपित कर लेते हैं, प्रोजेक्टिव कर लेते हैं। कई बार हम फेल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि प्रश्न बहुत कठिन पूछे गए थे, या कह देते हैं कि हमारे मम्मी पापा ने उस समय हमें काम पर लगा लिया था। इस प्रकार से हम अपनी चिंता को कम करने की कोशिश करते हैं अपने उस प्रोजेक्शन के माध्यम से, उस प्रक्षेपण के माध्यम से। तो ये जो टेक्निक्स फ्राइड ने यहाँ पर बताई थी कि हम अपनी चिंता को, तनाव को कैसे कम करते हैं, तो ये टेक्निक्स आप सब भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं हम उपयोग करते हैं। तो हम इनसे चिंता को कम करने की कोशिश करते हैं। अगला जो विषय आता है इस पूरे सिद्धांत का, जो 5वां विषय है कि व्यक्ति के जीवन की अवस्थाएं क्या हैं। साइकोसेक्सुअल स्टेज या लैंगिक अवस्था के रूप में हम जिन्हें जानते हैं, फ्राइड ने वहाँ पर 5 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं। उन लैंगिक अवस्थाओं के बारे में फ्राइड ने बताया है कि व्यक्ति के अंदर की वो जो अवस्थाएं हैं वो कैसे बढ़ती हैं, क्या होता है। तो आइए हम जानते हैं उन अवस्थाओं के सिद्धांत के अंतिम चरण में। और पहली जो अवस्था है वो है मुखावस्था यानी ओरल स्टेज, जो जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक व्यक्ति के अंदर होती है। और ये जो अवस्था होती है इसमें व्यक्ति का जो एरोजेनस जोन होता है, यानी जो एरोजेनस जोन होता है वो हमारा मुख होता है, और व्यक्ति सकिंग, स्वलोइंग या दबा करके लैंगिक सुख का अनुभव करता है। व्यक्ति जो है वो अंगूठा चूसता है। इस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में उस प्लेजर का अनुभव करता है। ये फ्राइड का अपना निजी मत रहा है।
बाद के मनोवैज्ञानिकों ने इस विषय में असहमति व्यक्त की है, लेकिन फ्राइड ने बताया कि लैंगिक अवस्थाओं में ये व्यक्ति बढ़ता है। दूसरी जो स्टेज है वो एनाल स्टेज है। ये स्टेज 2 से लेकर के 3 वर्ष तक व्यक्ति के अंदर होती है। इसमें एरोजेनस जोन जो होता है वो हमारा मल द्वार यानी एनल रीजन होता है, और बच्चे मलमूत्र करके या इससे संबंधित क्रियाएं करके अपने आनंद की पूर्ति करते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे टॉयलेट कर लेते हैं या पोटी आ जाती है उन्हें, तो वो कहीं कहीं खुशी का अनुभव करते हैं। ये फ्राइड ने अपने रिसर्चेस में बताया है। तीसरा आता है फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज में 4 से 5 साल की ये अवस्था होती है, और इसमें मेल और फीमेल जो जेनाइटल पार्ट हैं वो एरोजेनस जोन होते हैं। तो उनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो इसमें कहीं ना कहीं एरोजेनस पार्ट में एक्टिव होते हैं। और फ्राइड ने इसको मनोग्रंथि या ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ पर ये होता है कि एक जो पुत्र होता है वो अपनी माँ के प्रति प्रेम रखता है, और एक पुत्री है वो पिता के प्रति प्रेम रखती है। इस संकल्पना पर बाद में काफी विवाद भी हुआ ओडिपस कॉम्प्लेक्स पर। तो कहीं ना कहीं फ्राइड का जो अपना निजी मत था, क्योंकि वो इनका सिद्धांत है, तो यहाँ पर उन्होंने ये बात अपनी कही है फेलिक स्टेज में। और जो चौथी अवस्था होती है वो लेटेंसी होती है, यानी सुसुप्त अवस्था होती है। ये 6 से 7 वर्ष की होती है और ये 12 वर्ष तक चलती है। यहाँ पर व्यक्ति रचनात्मक होता है, क्रियात्मक होता है, उसमें पेंटिंग है, चित्रकारी है, इस गुणों का विकास व्यक्ति के जीवन में होता है। और अंत में जो स्थिति आती है वो जेनाइटल स्टेट की आती है। ये 5वीं अवस्था है जहाँ पर व्यक्ति 13 वर्ष से ऊपर हो जाता है और उसमें एक समझ विकसित होने लगती है। वो किशोरावस्था में चला जाता है और व्यक्ति के अंदर एक शारीरिक और हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, और व्यक्ति अपने जीवन में प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़ने लगता है, जहां पर उसमें लैंगिक समझ और अभी तक यहाँ ओडिपस कॉम्प्लेक्स में जो था वो जो चीजें हो रही थी, अब यहाँ पर उसमें समझ विकसित होने लगती है और विषम लिंग के प्रति आकर्षण जैसी चीजें उसमें जन्म लेने लगती है। तो ये 13 वर्ष से ऊपर की स्थिति होती है। इस प्रकार फ्राइड ने अपनी इस पूरी प्रक्रिया में 5 सिद्धांतों में ये बताने की कोशिश की है कि व्यक्ति का जो विकास है वो कैसे चलता है और क्या होता है। पर हम अब इस सिद्धांत की आलोचनाएं भी बाद में बहुत हुई। बाद के मनोवैज्ञानिकों ने, कार्ल जंग ने या बहुत सारे लोगों ने इस पर अपने तर्क और सिद्धांतों के माध्यम से इसको साबित करने की कोशिश की कि फ्राइड ने जिस सेक्सुअल डिजायर या लैंगिक बात को लेकर के अधिक फोकस किया है, बाद के मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि नहीं, जीवन में और भी ऐसी भावनाएं होती हैं जो इनके इतर होती हैं। यानी हम सेक्स के इतर भी जीवन में कुछ और चीजें होती हैं जिन्हें हमारा व्यवहार प्रभावित होता है। तो बाद के मनोवैज्ञानिकों ने इस पर बहुत काम किया। और लेकिन फ्राइड का जो सिद्धांत रहा है मनोविश्लेषण या मनोरोगों के निदान के लिए साइकोपैथोलॉजी में एक क्रांतिकारी कदम था, जहां पर सामान्य रूप से उसके बताए गए टेक्निक रिसर्च उसको बहुत फॉलो किया गया। इस सिद्धांत की एप्लीकेबिलिटी क्या है? तो हम स्वप्न विश्लेषण में या कोई अचेतन मन की कोई विकृति है उसके विश्लेषण में इनके सिद्धांतों का आज भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आप सब ने जाना कैसे फ्राइड ने 5 स्थितियों के माध्यम से अपने सिद्धांत को जन सामान्य तक रखने का प्रयास किया। बाद के मनोवैज्ञानिकों ने इस पर काफी काम भी किया। तो हर मनोवैज्ञानिक के अपने सिद्धांत होते हैं, बाद के मनोवैज्ञानिकों द्वारा उसमें सुधार भी किया जाता है, उसमें कुछ रिसर्चेस भी होती हैं। तो इसलिए ये जो सिद्धांत था इसने पूरे साइकोलॉजी जगत को प्रभावित करने की कोशिश की। बाद में ये मनोविश्लेषणवाद यानी साइको एनालिसिस के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आने वाले समय में हम और भी सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे। आप सब मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।